नमस्कार, आरोग्यम होम्यो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही खतरनाक बीमारी के बारे में देखने जा रहे हैं जिसका नाम है डेंगू फीवर। डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन है जिसमें जो इंसान है वो रिजर्वॉयर की तरह करता है और ये बीमारी मच्छरों के द्वारा स्प्रेड होती है। इतने सालों में इस बीमारी ने काफ़ी खतरनाक रूप ले लिया है, तो इसीलिए एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है ताकि हमें ये इन्फेक्शन ना होने पाए। अब इस डिजीज़ के कॉजेशन के बारे में देख लेते हैं। ये डेंगू वायरस की वजह से होती है जो कि एडिस एजिप्टाई मॉस्किटोज के थ्रू स्प्रेड करता है। मॉस्किटोज जो होते हैं वो ब्रीड करते हैं, पानी इकट्ठा हुआ रहता है उन स्पेसेस पर। इसी वजह से ये डिजीज ट्रॉपिकल और कोस्टल रीजन्स में ज़्यादा कॉमन होती है। अब बारी है इस डिजीज में मिलने वाले कुछ साइन और सिम्टम्स की। यह बीमारी शुरू होती है बहुत ज़्यादा कमजोरी और सर दर्द के साथ, फिर उसके बाद बुखार आता है, पूरे शरीर में दर्द, तेज कमर में दर्द, आंखों के मूवमेंट में दर्द होना, फोटोफोबिया मिलना, कंजक्टाइवल इरिटेशन होना, साथ में लैक्राइमेशन देखने को मिलना, भूख न लगना, नोजिया, वॉमिटिंग, नींद ना आना, बहुत कमजोरी महसूस होना, लगातार बुखार चढ़े रहना। अगर इस डिजीज में मिलने वाले फीवर की बात देख लेते हैं तो इसमें सैडल बैक या फिर बाइफेजिक टाइप का फीवर देखने को मिलता है। फीवर जो होता है इसमें टेम्परेचर 102 से 105 डिग्रीज तक रेज कर सकता है। बाइफेजिक फीवर मतलब ये है कि एक बार बुखार चढ़ेगा, उसके बाद फीवर सबसाइड करेगा एक दिन के लिए लगभग, उसके बाद सेकेंड पीक देखने को मिलेगा फीवर का जो कि 1 या 2 दिन तक रहेगा। अब आइए देखते हैं कि अगर डेंगू फीवर प्रोग्रेस किया तो किस स्टेज में पहुंच सकता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं डेंगू हेमरेजिक फीवर के बारे में। कुछ केसेस जो होते हैं डेंगू फीवर के 20 में से लगभग 1 केसेस वो प्रोग्रेस कर जाते हैं इस सीरियस फॉर्म में जिसको हम लोग कहते हैं डेंगू हेमरेजिक फीवर। ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है और इसको तुरंत ही इमरजेंसी ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। इस सीवियर फॉर्म में डिफरेंट बॉडी पार्ट से ब्लीडिंग देखने को मिलती है। यूजुअली ये स्टार्ट होता है 24 से 48 आवर्स बाद जब फीवर सबसाइड कर जाए। इस केस में जो प्लेटलेट्स काउंट होते हैं मतलब ऐसी सेल्स जो कि ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं, उनका अमाउंट काफी रिड्यूस हो जाता है जिसकी वजह से हेमरेजेस की चांसेस बढ़ जाती हैं। इसमें जो ब्लीडिंग देखने को मिलती है वो स्किन के नीचे हो सकती है पेटैकी के फॉर्म में, मतलब टाइनी ब्लीडिंग स्पॉट्स देखने को मिलेंगे। इकाइमोसिस के फॉर्म में इसमें ब्लू या फिर पर्पल स्पॉट्स देखने को मिलते हैं स्किन के ऊपर क्योंकि स्किन के पास की ब्लड वेसल्स ब्रेक हो जाती हैं। नेक्स्ट पर्ब्यूरा के फॉर्म में हमें देखने को मिल सकते हैं स्पॉट्स जिनमें लेशंस जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं इन कंपैरिजन टू इकाइमोसिस। इसके बाद ब्लीडिंग नोज से देखने को मिल सकती है, गम से, वॉमिटिंग हो सकती है ब्लड की, स्टूल में ब्लड आ सकता है, यूरिन में ब्लड मिल सकता है। ब्लीडिंग के साथ ही पेशेंट को कंप्लेंट हो सकती है बहुत ज़्यादा एब्डोमिनल पेन की, परसिस्टेंट वॉमिटिंग, फैटिग, रेस्टलेसनेस और काफ़ी चिड़चिड़ापन देखने को मिल सकता है। ऐसे लोग जिनमें इम्यूनिटी की कमी होती है या फिर उनमें अगर पहले कभी डेंगू का इन्फेक्शन हो चुका है उनमें डेंगू हेमरेजिक फीवर होने के रिस्क ज़्यादा होता है। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन के बारे में जो कि है डेंगू शॉक सिंड्रोम। डेंगू हेमरेजिक फीवर की तरह ही ये भी एक सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है और इसमें भी इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। अगर सीवियर ब्लीडिंग मिलती है तो उसमें रिस्क होता है कि वो शॉक में चला जाए पेशेंट, जिस केस में पेशेंट का ब्लड प्रेशर काफी लो हो जाता है, रैपिड या फिर वीक पल्स देखने को मिलती है, साथ में कोल्ड क्लैमी स्किन और रेस्टलेसनेस दिखाई देती है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि डेंगू के केस में कौन कौन से टेस्ट करवाए जा सकते हैं जिसके थ्रू हम लोग जान सकते हैं कि पर्सन को डेंगू का इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। सबसे पहला है डेंगू RNA-PCR टेस्ट। ये जो टेस्ट होता है ये डिटेक्ट करता है डेंगू वायरस को अर्ली स्टेज ऑफ इन्फेक्शन के केस में, साथ ही ये कौन सा स्ट्रेन जो है वायरस का उसको डिटेक्ट करने में हेल्प करता है जिसके थ्रू डेंगू हुआ है। नेक्स्ट टेस्ट का नाम है डेंगू NS1 एंटीजन टेस्ट। इसमें NS1 का मतलब होता है नॉन स्ट्रक्चर प्रोटीन 1। ये टेस्ट वायरस को अर्ली स्टेज ऑफ इन्फेक्शन में डिटेक्ट कर सकता है, इसी वजह से इस टेस्ट को सिम्टम्स आने के 5 दिन के अंदर करवा लेना चाहिए। नेक्स्ट टेस्ट है डेंगू सेरोलॉजी। इसमें वायरस स्पेसिफिक एंटीबॉडीज IgG और IgM का डिटेक्ट किया जाता है। IgM एंटीबॉडी जो होती है ये अर्ली स्टेज ऑफ इन्फेक्शन में देखने को मिल जाती है क्योंकि सिम्टम्स जो होते हैं ऑलरेडी अपीयर हो चुके रहते हैं, तो इसके थ्रू कंफर्मेशन हो जाता है कि पर्सन में डेंगू का इन्फेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। इसके अलावा IgM एंटीबॉडी को 1 से 3 मंथ्स के बाद इन्फेक्शन के डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है। फिर हमें देखने को मिलता है इम्यूनोग्लोबुलिन G एंटीबॉडी।
ये डिटेक्ट करता है इन्फेक्शन को लेट स्टेज के केस में, क्योंकि IgG का डेवलपमेंट काफी स्लोली होता है। और ये एंटीबॉडी हमें काफी टाइम तक देखने को मिल सकती है, यहाँ तक कि 60 इयर्स ऑफ एज के बाद भी ये एंटीबॉडी मिल सकती है पर्सन में, जो कि हमें शो करेगी कि पर्सन में पहले कभी डेंगू का इन्फेक्शन हुआ था। नेक्स्ट हम लोग पर्सन का प्लेटलेट काउंट चेक कर सकते हैं। डेंगू हेमरेजिक फीवर के केस में ये लोअर देखने को मिलेगा। नॉर्मली प्लेटलेट काउंट्स 1.5 लाख से 4.5 लाख पर माइक्रोलीटर देखने को मिलता है। इसके अलावा लोग डेंगू केसेस में प्लेटलेट काउंट 20,000 से 40,000 पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड की रेंज तक भी पहुंच सकता है। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं कि डेंगू इन्फेक्शन से कैसे प्रिवेंशन किया जा सकता है। तो सबसे पहले आता है कि मॉस्किटोज का जो भी ब्रीडिंग प्लेसेस है उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। मतलब जैसे अगर कहीं भी पानी का जमाव हो रहा है तो उसे रिमूव करें तुरंत ही। अपने आसपास सराउंडिंग में क्लीनलीनेस का ध्यान रखें। इसके अलावा मॉस्किटो रिपेलेंट्स या क्रीम्स का यूज करें ताकि मॉस्किटो बाइट ना होने पाए। फुल स्लीव्स के कपड़े पहने, फुल प्लांट्स पहने, साथ ही सॉक्स पहने। बेड नेट्स का यूज करें सोते हुए बच्चों के लिए खास करके, और साथ ही अगर कोई बुजुर्ग है डे टाइम में भी मॉस्किटो नेट्स का यूज करना चाहिए, क्योंकि जो डेंगू के वायरस का इन्फेक्शन करने वाले एडिस एजिप्टाई मॉस्किटो होते हैं ये मोस्टली डे बाइटर्स होते हैं, मतलब ये दिन के समय ज्यादा काटते हैं। नेक्स्ट है सबसे इम्पोर्टेंट बात, डेंगू की डिजीज का ट्रीटमेंट। तो इसमें पर्सन को साइन और सिम्टम्स के अकॉर्डिंग उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर फ्लूइड रिप्लेसमेंट की जरूरत होती है तो वो दिया जाता है। अगर प्लेटलेट्स काउंट काफी कम हो जा रहे हैं तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी किया जा सकता है। होम्योपैथिक मेडिसिन भी डेंगू के केस में बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं टॉप मेडिसिन की, जिसका नाम है यूपेटोरियम परफोलिएटम। यूपेटोरियम परफोलिएटम ये बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन होती है और इसको डेंगू फीवर के केसेस में सबसे पहले दिया जाता है। इस मेडिसिन में मिलने वाले कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इस प्रकार हैं। बहुत ज्यादा मसल, बोन और जॉइंट पेन मिलना, साथ ही तेज बुखार होना। इस मेडिसिन को बोन सेट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये सीवियर बोन और जॉइंट पेन्स के केस में अगर वो फीवर के साथ मिल रहे हैं तो क्विकेस्ट रिलीफ प्रोवाइड करती है। साथ ही अगर पेन जो है वो कहीं भी फेल्ट हो सकता है, बोन में या फिर पूरे बॉडी में। जो जनरल बॉडी एक देखने को मिलता है उसमें पूरे शरीर में ऐसा महसूस हो सकता है एकदम टूटने वाला दर्द। ठीक, पेशेंट बहुत ज्यादा परेशान रहता है तो ये मेडिसिन जॉइंट पेन्स को रिलीफ करने में, और साथ ही अगर आई बॉल्स के मूवमेंट की वजह से पेन हो रहा है तो काफी अच्छा रोल प्ले करती है। ये पेशेंट को हेडेक से भी रिलीफ पहुंचाती है अगर वो नॉजिया और वॉमिटिंग के साथ में मिल रहा है। हेडेक जो होता है इसमें वो मोस्टली देखने को मिलता है वर्टेक्स रीजन पर, मतलब सर के ऊपरी हिस्से में। जो पेशेंट्स रिक्वायर करते हैं इस रेमेडी का, उनमें चिल भी देखने को मिल सकता है जिसमें कभी भी लगेगी, साथ ही पूरे शरीर में दर्द महसूस होगा। चिल स्टेज के बाद पर्सन में वॉमिटिंग भी हो सकती है। मेजॉरिटी केसेस में स्वेटिंग से सारे सिम्टम्स में आराम मिल जाता है एक्सेप्ट जो हेडेक होता है उसमें। साथ ही इन सब सिम्टम्स के साथ में बहुत ज्यादा कमजोरी और थकान भी महसूस होती है। नेक्स्ट मेडिसिन है हमारी ब्राइनिया एल्बा। ये मेडिसिन भी मसल और जॉइंट पेन्स को रिलीव करने में काफी अच्छा रोल प्ले करती है। इस मेडिसिन के पेशेंट्स में जो भी पेन होते हैं वो हल्के से भी मोशन से बढ़ जाते हैं, और साथ ही कंप्लीट रेस्ट से पेन में आराम मिल जाता है। अब हम लोग रेस्टॉक्स के बारे में देख लेते हैं। इस मेडिसिन को भी पेन में रिलीफ के लिए दिया जा सकता है। पर्सन को फीवर के टाइम पे अगर ये सिम्टम्स मिल रहे हैं, और साथ ही अगर मसल पेन है या फिर जॉइंट पेन है जिसमें रेस्ट से दिक्कत बढ़ जा रही है और यहाँ पर चलने से दिक्कत में आराम मिल रहा है, तब हम लोग रेस्टॉक्स को चुन सकते हैं। फीवर में ऑल्टरनेटिंग हीट और चिल की स्टेज देखने को मिलती है। बर्निंग हीट महसूस होती है पूरे शरीर में, उसके बाद में बहुत ज्यादा ठंड लगना और कंपकपी लगना ये महसूस होता है। अब हम लोग जेलसीमियम के बारे में देख लेते हैं। इस मेडिसिन को उन केसेस में दिया जाता है जब पर्सन को बहुत ज्यादा कमजोरी और थकान महसूस होती है। ये उन पेशेंट्स में बहुत अच्छा काम करती है जब उनमें डलनेस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस 3D ये इस मेडिसिन का इंडिकेशन होता है। ये बेस्ट डिस्क्रिप्शन होता है इस मेडिसिन को सिलेक्ट करने का। साथ ही पेशेंट्स जो होते हैं वो काफी लेथार्जिक हो जाते हैं और इनमें इच्छा रहती है कि वो पूरे टाइम लेटे रहें, एकदम शांति से लेटे रहें बिना किसी डिस्टरबेंस के।
पर्सन पूरी तरह से शांत रहना चाहता है, वो किसी से बात नहीं करना चाहता है, सारी कन्वर्सेशंस को अवॉइड करता है। साथ ही उसमें बहुत ज़्यादा चिल देखने को मिलती है जो कि मार्क्ड होती है बैक रीजन में, और ये जो चिल है वो बैक में ऊपर और नीचे की तरफ मूव करती है। साथ ही फीचर देखने को मिल सकता है हेडेक का, और साथ में आईज में बहुत ज़्यादा भारीपन महसूस होगा। हेडेक जो होता है वो मेनली हेड के बैक रीजन में देखने को मिलता है, जो कि अपवर्ड आता है और वो फोरहेड तक पहुंच के या फिर आईज तक भी रीच कर सकता है। इस केस में प्यास बिल्कुल भी नहीं लगती है मेजॉरिटी केसेस में, और पूरे सारी मसल्स में दर्द महसूस होता है। अब हम लोग बेलाडोना के बारे में देख लेते हैं। इसको हेडेक और अगर आंखों के पीछे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, साथ में फीवर मिल रहा है जिसमें बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, उन केसेस को मैनेज करने के लिए दिया जा सकता है। बेलाडोना बेस्ट मेडिसिन है हेडेक को मैनेज करने के लिए। इस केस में जो पेन होता है वो हेड में किसी भी पॉइंट पर महसूस हो सकता है, बट मोस्टली हेडेक जो होता है वो टेम्पल रीजन में काफी मार्क्ड रहता है। बेलाडोना के थ्रू जो पेन होता है वो काफी वॉयलेंट और थ्रॉबिंग नेचर का होता है, उसमें रिलीफ मिल सकता है, और साथ में हेडेक के केसेस में टाइट बैंडेजिंग से आराम मिलता है। और साथ ही आईज के बैक में पेन महसूस हो सकता है। फीवर की स्टेज में बहुत ज्यादा हीट देखने को मिलती है, और जो फेस होता है वो एकदम फ्लश हो सकता है, मतलब रेड कलर का हो जाएगा वो, और साथ ही प्यास नहीं लगेगी पर्सन को। आर्सेनिक एल्बम इसको वीकनेस और फीवर को मैनेज करने के लिए दिया जाता है। ये आइडियल मेडिसिन होती है इन केसेस में अगर स्टैंडिंग से या फिर चलने से बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो जाए, और साथ में पर्सन को इच्छा हो कि वो लेटा रहे पूरे टाइम में इस कमजोरी की वजह से, और बुखार में अंदर की तरफ से चिल्स महसूस हो, उसको ठंड लगे, लेकिन अगर बॉडी को कोई पर्सन टच करे तो वो बाहर से गर्म सी महसूस हो, तो हम लोग आर्सेनिक एल्बम के बारे में सोच सकते हैं। फीवर जो होता है वो मोस्टली नाइट के टाइम में आता है, और साथ में बहुत ज़्यादा एंजाइटी या रेस्टलेसनेस देखने को मिलती है। साथ ही प्यास लगती है, उसको बहुत ही थोड़ी सी प्यास लगती है और थोड़े थोड़े टाइम पर प्यास लगती है। ठीक, ये आर्सेनिक की थर्स्ट का मार्क्ड फीचर होता है। आर्सेनिक के केसेस में नोजिया और वॉमिटिंग भी देखने को मिलती है। जो नोजिया होता है पर्सन को, मतलब जो उल्टी के पहले वाला एहसास होता है, वो स्मेल या फिर फूड के साइड से, मतलब अगर उसने खाने को देख लिया या फिर उसकी स्मेल भी उस तक पहुंच गई तो बढ़ जाती है। और वॉमिटिंग जो है वो खाने या फिर कुछ भी पी लेने से बढ़ जाता है। इपिकॉक इसको मोस्टली नोजिया और वॉमिटिंग को मैनेज करने के लिए दिया जाता है। अगर ये सीवियर देखने को मिल रहा है तो फिर ये मेडिसिन आराम देती है। नोजिया जो है वो वॉमिटिंग के बाद भी कम नहीं होता है। वॉमिटिंग होती है इसमें वाटरी फ्लूइड की, और साथ में एब्डोमेन में कटिंग सा पेन महसूस हो सकता है। अब हम लोग कुछ मेडिसिन के बारे में देख लेते हैं जो डेंगू हेमरेजिक फीवर में हेल्पफुल प्रूव हो सकती हैं। ऐसे तो डेंगू हेमरेजिक फीवर काफी सीरियस कंडीशन होती है और इसको तुरंत ही हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत होती है, लेकिन साथ में केस को मैनेज करने के लिए कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन का भी यूज किया जा सकता है, जैसे कि हेमामिलिस और चाइना। हेमामिलिस काफी ब्रिलियंट मेडिसिन है जो कि एक्सेसिव प्रोफ्यूज ब्लीडिंग को मैनेज करने में काफी यूजफुल प्रूव होती है। अगर स्किन के नीचे ब्लीडिंग या फिर नोज से, गम्स, रेक्टम, यूरिन में ब्लड आना, वॉमिटिंग में ब्लड आ रहा है, तब फिर हम लोग इस मेडिसिन को यूज कर सकते हैं। साथ ही पर्सन में बहुत ज्यादा एक्सहॉस्शन देखने को मिलेगा, और ये मेडिसिन ब्लीडिंग को मैनेज करने में काफी यूजफुल प्रूव होगी। इसके अलावा हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है चाइना, जो कि इम्पोर्टेंट मेडिसिन होती है काफी ब्लीडिंग को मैनेज करने के लिए। ये अगर किसी केस में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग देखने को मिल रही है, साथ में बहुत ज़्यादा एक्सहॉस्शन है, डेबिलिटी है, प्रोस्ट्रेशन है, तब ये मेडिसिन इंडिकेटेड होती है। होम्योपैथिक मेडिसिन का सिलेक्शन डिपेंड होता है कि इंडिविजुअल जो है वो इन्फेक्शन के प्रति कैसा रिस्पॉन्स दिखा रहा है। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, मतलब अगर डेंगू के केस को अच्छे से ट्रीट ना किया जाए या फिर डिजीज जो है वो काफी सीवियर स्टेज में पहुंच गई है, तब फिर हमें क्या क्या चीजें देखने को मिल सकती हैं। पर्सन में इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है, सीजर्स या फिर फिट्स स्टार्ट हो सकते हैं, ब्रेन में इन्फ्लेमेशन या फिर डैमेज कॉज हो सकता है, लिवर डैमेज, लंग डैमेज, और शॉक भी हो सकता है अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर बहुत ही ज़्यादा लो हो जाए एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से, और उसे प्रॉपर ट्रीट ना किया जाए तो अल्टीमेटली पर्सन की डेथ भी हो सकती है। मतलब ये डिजीज जो है वो काफ़ी फेटल भी हो सकती है। अगर प्रेग्नेंट वुमेन में डेंगू का इन्फेक्शन हो जाए तो ये रिस्क रहता है कि ये जो डेंगू वायरस है वो वॉर्म के अंदर जो बेबी है उस तक भी ट्रांसमिट हो सकता है। ये मिसकैरेज का रिस्क होना बढ़ा देता है। साथ ही बर्थ जो होगा बेबी का उसमें लो
वेट देखने को मिल सकता है और प्री टर्म बर्थ भी कॉज कर सकता है। इस वीडियो में हम लोगों ने डेंगू का ऑलमोस्ट सारा पॉइंट कवर कर लिया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और साथ ही अगर मैं आपको ये बात बताना चाहूँगी कि कोई भी केस हो तो उसमें सही मेडिसिन वही होती है जो डॉक्टर एग्जामिन करने के बाद हर पर्सन की केस टेकिंग करके उसको प्रॉपरली प्रिस्क्राइब करता है। इसीलिए खुद से कोई भी मेडिसिन न लें, किसी डॉक्टर से कांटेक्ट करें और डेंगू का जल्द से जल्द ट्रीटमेंट करवाएं और उसे अर्ली स्टेज में ही क्योर की तरफ ले जाएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में हमें बताएं अपने व्यूज़ के बारे में, और साथ ही अगर आप कोई भी अपडेट्स मिस नहीं करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारी यही कामना है कि आप हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।